Hello students, we are doing the 11th chapter, that is Biotechnology Principles and Processes, and today we will be discussing in detail on one of the tool of recombinant DNA technology, that is restriction endonuclease. Students, actually a number of biological tools they are required in recombinant DNA technology, but the most important tool which is needed in recombinant DNA technology, that is the enzyme restriction endonuclease. And students, we all know that this enzyme restriction endonuclease, it is also known by the name molecular scissors. So our today's topic is restriction endonuclease. Now students, a number of tools they are required in recombinant DNA technology. First is the enzyme restriction enzymes or restriction endonuclease. Restriction endonuclease, that is also known by the name molecular scissors. Now students, what is gene? Gene is actually a segment of DNA or a part of DNA which is forming a particular protein. तो अगर हमने फॉरेन जीन क्रिएट करनी है, हमने जीन को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें डीएनए को कट करना पड़ेगा. तो डीएनए को कट करने के लिए ये एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं और ये डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे जाके, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके क्या करती हैं, कट करती हैं. देयरफॉर दे आर नोन बाय द नेम restriction endonuclease. सेकेंड स्टूडेंट्स जो टूल रिक्वायर्ड है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स. अगर अब हमने फॉरेन जीन जो है वो क्रिएट की है, या फॉरेन जीन को सेपरेट किया है, ऑब्टेन किया है, नाउ दिस फॉरेन जीन इट शुड बी एडेड इनटू द होस्ट सेल. हमने उसे होस्ट के अंदर एंटर करना है. तो होस्ट के अंदर एंटर करने के लिए जिस टूल को यूज़ किया जाता है दैट टूल इज नोन एज व्हाट, वेक्टर. तो वेक्टर क्या कर रहे हैं, वेक्टर का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, वेक्टर हमारे फॉरेन जीन को लेके जाते हैं इनटू दी होस्ट सेल. जैसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है दैट इज़ अ वेक्टर ऑफ मलेरिया. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करता है. वो वेक्टर एक्ट कर रहा है, वो कैरियर एक्ट कर रहा है फॉर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम. इसी तरीके से जो वेक्टर्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जा रहे हैं, दे आर द कैरियर्स ऑफ फॉरेन जीन. ये फॉरेन जीन को कैरी करेंगे इनटू द होस्ट सेल. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल विच इज़ यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज़ द वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स. और तीसरा टूल जो रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज़ द कंपीटेंट होस्ट. कि जब हमने वेक्टर जो है उसके साथ फॉरेन जीन जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, नाउ दिस वेक्टर विच इज कैरिंग द फॉरेन जीन दैट शुड बी एडेड इनटू द होस्ट सेल. और जो होस्ट सेल है जिसके अंदर हम वो फॉरेन जीन को ऐड कर रहे हैं दैट शुड बी कंपीटेंट, दैट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ इन हाई नंबर्स, ताकि हमारी वो जो फॉरेन जीन हमने ऐड की है दैट शुड ऑल्सो रेप्लिकेट, वो भी अपनी बहुत सारी कॉपीज जो है वो बना सके. तो जो वेक्टर होस्ट है जिसके अंदर फॉरेन जीन को डाला जा रहा है दैट शुड ऑल्सो बी कंपीटेंट. वो इतना कंपीटेंट होना चाहिए कि वो हाई नंबर जो है वो फॉरेन जीन का ऑब्टेन कर सके. सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी वेरियस टूल्स विच आर रिक्वायर्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बट टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन ओनली द फर्स्ट टूल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एंजाइम restriction endonuclease. In my next lecture I will discuss on the other two tools, that is the vectors and the competent host. Now students, restriction endonuclease or restriction enzymes, they cut DNA at specific sites. जैसे टेलर ने जब कपड़ा काटना होता है तो वो कपड़े के ऊपर चौक से निशान लगाता है. वो जो निशान जहाँ पे उसने लगाए हैं कपड़े के ऊपर वो इंडिकेट करते हैं कि कपड़े को इस पॉइंट पे कट करना है.
अदरवाइज कटिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो डीएनए है, जहाँ पे डीएनए को कट करना है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे ये एंजाइम्स डीएनए को जाके कट करती हैं। तो देखा जाए तो ये सीक्वेंसेस जो हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं, या जो ये स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पे डीएनए को कट करना है, ये एक तरीके का एक निशान है डीएनए के ऊपर, ताकि जो एंजाइम है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके डीएनए को क्या कर सके, कट कर सके। सो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होती हैं, दे आर कटिंग द डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, एंड इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द रिकॉग्निशन साइट्स। सो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है स्टूडेंट्स, दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम्स न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस इन जनरल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिएज वो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को कट कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है वो डीएनए को पर्टिकुलर साइट्स या स्पेसिफिक साइट्स पे जाके क्या करती हैं, कट करती हैं। Now, in 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One enzyme added the methyl groups to the DNA and the other restriction endonuclease, it cut the DNA. Students, मैंने अपने previous lecture में ये बताया था कि जब एक बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरसेस which attack on the bacteria, कि when a bacteriophage DNA it enters into the bacteria, तो उसका जो DNA है that is cut into small pieces। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि कट कर रही हैं डीएनए को। तो ये जो एंजाइम्स हैं, दीज आर एक्चुअली व्हाट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये एंजाइम्स जो हैं बैक्टीरिया में प्रेजेंट हैं, और जब एक वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है तो ये एंजाइम्स वायरल डीएनए के छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एंजाइम्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच आर प्रेजेंट इन दी बैक्टीरिया, क्या इनका कोई एक्शन जो है बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर भी है? अगर ये वायरस के डीएनए के छोटे छोटे पीसेस कर रही हैं, देन व्हाई दे आर नॉट कटिंग इट्स ओन डीएनए? वो अपने ही डीएनए के छोटे छोटे पीसेस क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है बाय द मीथाइलेशन ऑफ इट्स साइट्स। सपोज ये साइट है, रिकॉग्निशन साइट है किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने डीएनए को इस पॉइंट पे आके कट करना है। अब बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया ने अपनी ये जो रिकॉग्निशन साइट्स है इनकी मिथाइलेशन करवा दी है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को इस पॉइंट पे आके कट नहीं कर सकती। इसका मतलब बैक्टीरियाज ने अपने डीएनए की जो कटिंग है, कि अपनी एंजाइम्स जो हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, वो उनके खुद के डीएनए के ऊपर इसलिए एक्ट नहीं कर रही हैं बिकॉज उन्होंने अपनी रिकॉग्निशन साइट्स की मिथाइलेशन करवा दी है। तो अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है देन द एंजाइम दैट इज नॉट एबल टू एक्ट ऑन द पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स, the restriction endonuclease enzyme, it will not be able to cut the DNA. So इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। एक एंजाइम वो है जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड करती है टू द रिकॉग्निशन साइट्स, ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो डीएनए को कट ना कर सके, और दूसरी एंजाइम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए को कट करने के लिए यूज़ करती है। सो 1963 में ये जो दो एंजाइम्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई, उनको आइसोलेट किया गया था। तो एक एंजाइम जो है, वन ऑफ द एंजाइम वाज एडिंग द मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए so that the restriction enzyme it cannot act on the DNA, and the second most important enzyme was the restriction endonuclease. Now students, more than 900 restriction enzymes जो हैं वो isolate कर गई, they have been isolated from over 230 strains of bacteria. Now next, naming of restriction enzymes, नॉमेनक्लेचर भी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं फॉर नेमिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
Now students, suppose this is the name of an enzyme and this is obtained from a bacteria. The name of the bacteria is Escherichia coli. अब when the name of the restriction enzyme that is to be given, अब ये जो एंजाइम है restriction endonuclease वो इस बैक्टीरिया में से आइसोलेट की गई है, तो इस बैक्टीरिया के जेनेरिक नेम का, जीनस का पहला लेटर लिया गया है इन नेमिंग द restriction endonuclease एंजाइम। तो फर्स्ट लेटर जो है एंजाइम का वो इंडिकेट कर रहा है द जीनस नेम। सो एस्चेरिचिया में जीनस नेम जो है दैट इज एस्चेरिचिया, तो उसका पहला लेटर क्या है? ई। तो फर्स्ट लेटर हमने क्या ले लिया? जीनस का ले लिया। नेक्स्ट टू लेटर्स जो है स्टूडेंट्स सी ओ, वो हमने स्पीशीज के लिए हैं, या स्पेसिफिक नेम के जो पहले दो लेटर्स हैं वो हमने नेक्स्ट जो है वो यूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट टू लेटर्स जो हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, वो किसको सिग्निफाई कर रहे हैं? द नेम ऑफ द स्पीशीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आर लेटर है दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेन। अब जैसे प्लांट्स में वैरायटीज होती हैं, एनिमल्स में ब्रीड्स होती हैं, तो मैंने तुम्हें बताया है स्टूडेंट्स की बैक्टीरिया में क्या होते हैं? स्ट्रेन्स होते हैं। तो हम बैक्टीरिया के केस में वर्ड वैरायटी या ब्रीड्स नहीं यूज़ करते, हम यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? स्ट्रेन्स यूज़ करते हैं। तो एस्चेरिचिया कोलाई का स्ट्रेन क्या है? RY113। ठीक है, तो हमने स्ट्रेन का पहला लेटर ले लिया, तो आर इंडिकेट क्या कर रहा है? द नेम ऑफ द स्ट्रेन। और वन, ई को वन इंडिकेट करता है कि ये पहला एंजाइम है, दिस इज द फर्स्ट एंजाइम विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन। तो जब भी नाम रखा जाता है स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, तो उस टाइम जो फर्स्ट लेटर है वो इंडिकेट करता है जीनस, जो नेक्स्ट टू लेटर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं स्पीशीज, जो नेक्स्ट लेटर है वो इंडिकेट करेगा द स्ट्रेन नेम, और 1, 2, 3 ये इंडिकेट करेंगे कि इज वेदर इट इज़ द फर्स्ट एंजाइम और इट इज़ द सेकेंड एंजाइम और इट इज़ द थर्ड एंजाइम विच इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन। तो ई को R1 क्या बताता है कि this enzyme it is isolated from the bacteria Escherichia coli and the name of the strain is RY113 and this is the first enzyme which is isolated from this particular strain. Next, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टूडेंट्स एक्चुअली दो टाइप्स के हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरे हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो कट करेंगी डीएनए को फ्रॉम द एंड्स, वो एंड से डीएनए को कट करती हैं, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को कट कर रही हैं एट द मिडल पॉइंट्स, बीच में आके स्पेसिफिक पोजीशंस में विद इन द डीएनए दे आर कटिंग इट। So exonuclease they are removing or they are cutting the DNA near the ends, whereas endonuclease that is cutting the DNA at specific positions within it. Now endonuclease जो हैं they bind to specific recognition sequence of the DNA and cut the two strands at specific points. और जो restriction endonuclease enzymes होती हैं स्टूडेंट्स, वो एक पर्टिकुलर बताया है साइट्स पे जाके, एक पर्टिकुलर पोजीशंस पे जाके, जिनको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, वहाँ पे जाके ये डीएनए को क्या कर रही हैं? कट करती हैं। नाउ first restriction endonuclease enzyme was HIND2 and it was isolated from the bacteria Haemophilus parainfluenzae. Now students, ये जो HIND2 enzyme है ये कट कर रही है डीएनए को एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, और ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये 6 बेस पेयर्स का बना हुआ है एंड दिस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द एंजाइम HIND2। अब इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्टूडेंट्स है क्या? GTTAAC। सो दिस इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस जहां पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा ऑन द डीएनए। इस सीक्वेंस पे आके इस एंजाइम ने आके क्या करना है? डीएनए को कट करना है। तो देखा जाए तो ये एक तरीके का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है भी। इस एंजाइम ने
रिकॉग्नाइज करना है पहले कि ये मेरा सीक्वेंस है, मैंने यहाँ पे आके डीएनए को क्या करना है, कट करना है. सो दीज restriction endonuclease enzymes, they are actually cutting the DNA at specific points, and these points they are known as recognition sequence, and the recognition sequence of the enzyme Hind2 is GTTAAC. So wherever this sequence is present, the Hind2 it will cut the DNA at this particular sequence. Now What are palindromes? Students, तुमने palindromes ये word अपने English में भी पढ़े होंगे. Palindromes, they are the group of letters that form the same words when read both forward एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, चाहे हम उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें या फिर हम उन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें, दे आर रेड दी सेम. फॉर एग्जाम्पल वर्ड मलयालम, मलयालम को आप ऐसे पढ़ो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो या बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो, इट रेड्स दी सेम. एंड ऑल्सो दी वर्ड स्टूडेंट्स लिरल, लिरल को आप आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, इट इज़ दी सेम. सो ये वर्ड्स क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स. नाउ स्टूडेंट्स, एक खास बात है कि ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होती हैं जहाँ पे डीएनए ने आके कट करना होता है ना, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं. ध्यान से अगर हम देखें, दीज आर ऑल्सो दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. सो दी पैलिंड्रोम इन डीएनए, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स that read same on the two strands when orientation of reading is kept the same. So palindromic sequences जो हैं, they are the sequences which reads the same in forward as well as in the backward direction. For example students, देखो कि ये जो सीक्वेंस है, दिस इज CGAATTCG. यहाँ पे अगर इसको पढ़ें तो ये भी क्या है, C, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया. अगर हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ें तो है CGAATTCG. सो दीज सीक्वेंसेस दे आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. So restriction endonuclease enzyme, it recognizes a specific palindromic nucleotide sequences, and it is a sequence of base pairs that read the same on two strands in 5' to 3' and in 3' to 5' direction. For example students, GAATTC, GAATTC. So it is reading the same in forward as well as in the backward direction. Student, GAATTC, this is the recognition sequence of the enzyme EcoR1. EcoR1 ने DNA को कट करना है at this particular sequence GAATTC. So ये जो sequences हैं, these are palindromic sequences. So these are the DNA sequences, or it is a sequence of base pairs that read the same on both strands in 5' to 3' and in 3' to 5' directions. Now restriction enzymes, they cut the strand a little away from the center of the palindromic sites, but between the same two bases on the opposite strands. Now students, जब restriction endonuclease enzyme ने DNA को कट करना है तो वो कट करेगी स्ट्रैंड को a little away from the palindromic sites. थोड़ा सा palindromic side से सेंटर में नहीं कट करेगी, it will cut the DNA a little away from the center. बट जो कटिंग होगी डीएनए की, दैट इज ऑलवेज बिटवीन दी सेम बेसिस. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस है GAATTC. अब EcoR1 ने जब इस डीएनए को कट करना है तो वो G और A के बीच में डीएनए को कट करेगी. यहाँ पे भी बिटवीन दी G एंड A सीक्वेंस इट विल कट दी डीएनए. तो जब इस तरीके से कटिंग होगी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जब इस एंजाइम ने डीएनए को कट किया एट दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बिटवीन GA एंड बिटवीन GA, यहाँ पे भी बिटवीन GA एंड बिटवीन GA, तो जो सीक्वेंसेस बने, जो एंड्स बने डीएनए के, दे आर दी स्टिकी.
क्योंकि इन्हें स्टिकी क्यों कहा गया है, बिकॉज दे कैन अगेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये दोबारा क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स डीएनए को कट करती है एट द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, तो उस टाइम जो एंड्स बनते हैं, कट एंड्स बनते हैं डीएनए के, दे आर स्टिकी एंड्स. So this leaves a single stranded overhanging stretches at the ends, and they are known as what? Sticky ends. So sticky ends जो हैं students, they will form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts, and this stickiness, it facilitates the action of the enzyme DNA ligase. DNA ligase जो है students वो glue का काम कर रही है, वो क्योंकि जो cut ends obtain हुए हैं, these cut ends they are sticky, they can again form hydrogen bonds, और ये दोबारा क्या हो सकते हैं, join हो सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो enzyme है DNA ligase, ये cut ends को दोबारा join करने में बहुत important role play करती है. इसलिए हम ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, इनको हम मॉलिकुलर ग्लूज के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये ग्लू का काम कर रहे हैं, ये कट एंड्स को दोबारा ज्वाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, वेन एवर दे आर एक्टिंग ऑन द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज, देन आइदर वी नो स्टिकी एंड्स दे आर ऑब्टेन्ड. देखो, जब इसने कट किया डीएनए को, तो यहाँ पे कट किया बिटवीन जीए, और यहाँ से कट किया बिटवीन जीए. तो जब डीएनए को कट कर दिया, तो देखो ये स्टिकी एंड्स ऑब्टेन्ड हो गए हैं. स्टिकी एंड्स क्यों कहा गया है? बिकॉज दे कैन अगेन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स between one another, or they can again join with one another. कई बार स्टूडेंट्स स्टिकी एंड्स की जगह ब्लंट एंड्स भी ऑब्टेन्ड होते हैं. तो इस तरीके से ब्लंट एंड्स दे आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड व्हेन द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स दे कट द डीएनए. सो स्टूडेंट्स, जब हमने फॉरेन डीएनए जो है उसको क्रिएट करना है, उसको ऑब्टेन करना है, और जब हमने उस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना है इनटू द वेक्टर जो हमारी फॉरेन जीन को लेके जाएगा इनटू द होस्ट सेल, देन बोथ द वेक्टर and the foreign gene that is acted by the same restriction enzyme. Now क्यों उसको एक ही restriction enzyme से कट किया जा रहा है? So that जो ends बने, sticky बने, वो complementary हो, और हमारी जो foreign gene है वो easily insert हो जाए और easily attach कर जाए with the vector, और vector जो है वो हमारी foreign gene को लेके जाए into the host cell, और जैसे जैसे हमारी host cell multiply करेगी, वैसे वैसे हमारी ये foreign gene जो है that will also multiply. So in the recombinant DNA technology, the foreign gene, the foreign DNA as well as the vector, that is acted by the same restriction enzyme, so that the complementary sticky ends they are formed in both the foreign DNA as well as in the vector, so that they can easily join with one another, and the vector, it can carry our foreign gene into the host cell. Now students, what is gel electrophoresis technique? This is also very very important. Electrophoresis एक technique है which is used for the separation of substances of different ionic properties, and if such substances having different electric charges they are kept in a solution, और अगर हम electric current apply करें इस solution में जिसके अंदर charged particles present हैं, तो naturally ये जो charged particles हैं they will either move towards the cathode or anode. तो स्टूडेंट्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं अपॉन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट ऑन देम. अब ये जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं, जब हमने डीएनए को एक्ट किया बाय द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो डीएनए की छोटी छोटी क्या बन गई? फ्रेगमेंट्स बन गई. अब ये डीएनए की जो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बनी हैं, इनको हमने क्या करना है? सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज. तो सेपरेट करने के लिए वी यूज द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल नो कि डीएनए जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बाय अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड. एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं. तो जब हमने डीएनए की फ्रेगमेंट्स जिनको हमने सोल्यूशन में रखा गया है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें, कैथोड या एनोड जो है वो अटैच कर दें, तो डीएनए की फ्रेगमेंट्स जो हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड. डीएनए की फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगी,
and they will get separated according to their sizes. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, दिस इज नोन एज द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Now students, this technique it was developed by T. Tiselius in the year 1937. Nowadays the most commonly used जो मैट्रिक्स यूज़ की जाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, दैट इज़ दी एगरोस. जैसे हमने कोई सोल्यूशन तैयार किया है, सोल्यूशन के अंदर हमने डीएनए की फ्रेगमेंट्स डाल दी. अब इस सोल्यूशन में स्टूडेंट्स एगर एगर जो डाल दिया जाता है, और हमें पता है कि जो एगर एगर है वो हमारे सोल्यूशन को क्या कर देगा, सेमी सॉलिड कर देगा. तो आजकल जो ये जेल यूज़ की जाती है electrophoresis technique में, that is the agarose gel, and agarose we all know that is a polysaccharide which is extracted from the seaweeds. So what will happen कि when these DNA fragments they are kept on the agarose gel, and जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाएगा तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द एनोड अकॉर्डिंग टू देयर साइज. स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फास्टर मूव करेंगी एज कंपेयर टू दी लार्जर फ्रेगमेंट्स, एंड इन दिस वे ये सारी की सारी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर साइज. सो ये जो हम सेपरेट कर रहे हैं डीएनए की फ्रेगमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज, दिस इज नोन एज द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. So the cutting of DNA by restriction endonuclease enzyme results in the fragments of DNA. These fragments it can be separated by a technique which is known as gel electrophoresis. The DNA fragments they are separated according to their size. So देखो ये solution रखा गया है students, इसमें एगर एगर ऐड किया गया है, और देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अटैच कर दिया, अप्लाई किया जा रहा है ऑन दिस सोल्यूशन. तो अब हमारी ये जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं विच आर प्लेस्ड इन दिस सोल्यूशन दे विल गेट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज स्टूडेंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए की फ्रेगमेंट सेपरेट हुई हैं ऑन दी जेल, दे आर नॉट विजिबल बिकॉज डीएनए जो है दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज. हाउ इट कैन बी मेड विजिबल? अब उसको हमने विजिबिलिटी देनी है. So जो separated DNA fragments हैं they can be visualized by staining the DNA with a dye which is known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiations. तो अब क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो DNA की fragments हैं ये separate हो गई हैं ऑन दी जेल अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बट ये हमें विजिबल नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं दे रही हैं. अब हमने इनको विजिबिलिटी देनी है. विजिबिलिटी देने के लिए हम इनके ऊपर एक स्टेन डालेंगे इथीडियम ब्रोमाइड. तो ये इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन जो है दैट विल बी टेकन अप बाय द डीएनए, बट ये विजिबल होगा ओनली इन दी यूवी लाइट. सो अब जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं दे विल अपीयर ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स. इस तरीके से देखो ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हैं ये नजर आएंगे, एंड दी सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए दे आर कट आउट. अब वो जो जेल है वहाँ से अब हम विजिबिलिटी आ गई है बी हेयर द डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट इज प्रेजेंट. तो यहाँ से ये जो जेल जो है दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड. तो अब उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा डीएनए को फ्रॉम दी जेल पीस. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं. तो डीएनए की फ्रेगमेंट्स जो सेपरेट हो गई हैं ऑन दी जेल, नाउ इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी जेल. सो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम दी जेल दिस इज नोन बाय द नेम इल्यूजन. अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्योरीफाई किया जाएगा, एंड नाउ इट विल बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद दी क्लोनिंग वेक्टर्स. तो अब हमारी जो फॉरेन डीएनए है वो हमने क्रिएट कर लिया है. हमने डीएनए के छोटे छोटे पीसेस किए, फिर डीएनए को सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू देयर साइज. डीएनए फ्रेगमेंट्स विजिबल नहीं थे, हमने उनको विजिबिलिटी दी. फिर हमने जेल से डीएनए को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया. फिर हमने डीएनए को प्यूरिफाई किया, और अब हमने उसको वेक्टर के साथ अटैच करके वी हैव क्रिएटेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड नाउ इट विल बी एडेड इनटू द होस्ट सेल. So students, this was all about in detail on the enzyme restriction endonuclease. But students, besides restriction endonuclease, several other enzymes they are also used. जिसमें सबसे important enzyme है lysozyme. Lysozyme जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल पे एक्ट करती है, और बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करेगी ताकि हम डीएनए को जो है वो ऑब्टेन कर सकें.
दूसरी एंजाइम क्या है स्टूडेंट, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स जो हैं वो दे आर हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन द आरएनए टेम्पलेट्स और डीएनए ऑन द डीएनए टेम्पलेट्स। वी ऑल नो कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो डीएनए की फॉर्मेशन करवा रही है ऑन दी आरएनए टेम्पलेट्स, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए की फॉर्मेशन करवाती है ऑन दी डीएनए टेम्पलेट्स। तो कई बारी जो फॉरेन जीन है उसको क्रिएट भी किया जा सकता है। सो हाउ इट कैन बी क्रिएटेड, हम आरएनए टेम्पलेट के ऊपर डीएनए क्रिएट कर लेंगे या डीएनए की रेप्लिका तैयार करके भी हम डीएनए क्रिएट कर सकते हैं। So these are the synthesizing enzymes. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जॉइनिंग एंजाइम्स। जॉइनिंग एंजाइम्स अभी बताया तुम्हें स्टूडेंट्स की ये मॉलिकुलर ग्लूज का काम करती हैं। ये दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच करने का काम करेंगी। सो दे विल हेल्प इन सीलिंग द गैप्स इन डीएनए फ्रेगमेंट्स विच आर अदरवाइज जॉइंड बाय कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से इवन जब डीएनए की फ्रेगमेंट्स आपस में अटैच कर जाती हैं तो थोड़े बहुत गैप्स रह जाते हैं। इन गैप्स को सीलिंग करने का काम कौन करेगा, मॉलिकुलर ग्लूज करेंगे, जिनको हम डीएनए लाइगेज के नाम से भी जानते हैं। सो डीएनए लाइगेज दे आर एक्टिंग एज मॉलिकुलर ग्लूज। तो कई बार पूछ लेते हैं व्हाट आर मॉलिकुलर ग्लूज। मॉलिकुलर ग्लूज दे आर एक्चुअली व्हाट, लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक्चुअली कैसे अटैच कर रही है, ज्वाइन कर रही है, बाय फॉर्मिंग दी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। और लास्ट एंजाइम है स्टूडेंट्स एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या कर रही है स्टूडेंट्स, ये फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल कर रही है फ्रॉम द 5 प्राइम एंड ऑफ लीनियराइज्ड सर्कुलर डीएनए टू चेक इट्स रीसर्कुलराइजेशन। ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल कर रही है। जैसे एक सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए को हमने कट करके लीनियर किया है, तो अब क्या किया जाता है, ये लीनियर डीएनए दोबारा सर्कुलर हो सकता है। बट अगर हम इसके 5 प्राइम एंड में से, सपोज दिस इज द 5 प्राइम एंड, अगर इस 5 प्राइम एंड में फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट है इसको हम रिमूव कर दें तो अब ये दोबारा सर्कुलर नहीं होगा, अब ये दोबारा जुड़ के सर्कुलर फॉर्म नहीं लेगा। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो 5 प्राइम एंड से फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल करती हैं सो दैट हमारा जो लीनियर डीएनए है वो दोबारा सर्कुलर फॉर्म अटेन ना करे। सो स्टूडेंट्स दिस was all about the various enzymes which are used in the recombinant DNA technology। और सबसे important enzymes जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की हैं, that is the enzyme restriction endonuclease and students enzyme restriction endonuclease that is also known by the name molecular scissors। ये डीएनए को कट करने के लिए यूज की जाती हैं। and besides restriction endonuclease enzymes several other enzymes they are also used like DNA polymerase, DNA ligase, alkaline phosphatase। so students this was all about today's topic। in my next topic I will discuss in detail on the other 2 tools of recombinant DNA technology, that is the vectors and the competent host। till then students, thank you।